नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं अर्थात वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कोई भी एग्ज़ाम कराता है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या तो फिर वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी जैसे कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक साथियों, क्लासों को हम लोग प्रत्येक दिन बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ करने का काम करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इन क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते होंगे और आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते होंगे। ठीक साथियों, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहा करे, आप लोगों का कोई डाउट रहा करे साथियों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर आप वहां से अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, तो साथियों आज हम लोग 21 तारीख को 20 दिसंबर के करंट अफेयर को करने का काम करेंगे। कौन से 20 दिसंबर के जो भी करंट अफेयर होंगे, जो भी नई और ताज़ा जानकारी होगी, नई इन्फॉर्मेशन होगी, उसे हम लोग आज की क्लास में करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ आप अपने हाथ से स्वयं की लिखी हुई नोट्स भी प्रिपेयर किया करिए, क्योंकि अपने हाथ से लिखी गई चीज़ें ही हम लोगों के दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा रहती हैं। चूँकि पीडीएफ के द्वारा जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं या मिलती हैं, वह हमारे माइंड में ज़्यादा दिनों तक रहती नहीं हैं। अपने हाथ से अगर चीज़ें लिखी जाती हैं तो उसे हम कभी भी जब पढ़ने की इच्छा होगी तो देखते हैं तो पढ़ने का मन भी करता है। और दूसरे के हाथों से लिखी गई नोट्स या तो फिर पीडीएफ पढ़ने में उतना हेल्पफुल नहीं होता। तो आज की सबसे पहली और नई जानकारी के बारे में अगर बात करें साथियों, हम लोग आइए क्लास को हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली जानकारी है साथियों कि IISF 2020 में उद्घाटन भाषण भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देंगे। तो हम लिखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी IISF 2020 में IISF 2020 में उद्घाटन भाषण देंगे। उद्घाटन भाषण देने का काम करेंगे। कौन साथियों? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, ये भाषण की अगर बात करें तो ये भाषण हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 दिसंबर को देंगे साथियों। कब? 22 दिसंबर को शाम 4:30 बजे। ये इनका जो उद्घाटन भाषण होगा साथियों, ये इनका शाम को 22 दिसंबर को शाम 4:30 बजे। 22 दिसंबर शाम 4:30 बजे। साथियों, ये इनका जो भाषण होगा ये वर्चुअल माध्यम से ये भाषण देंगे, वर्चुअली इनका भाषण होगा साथियों। अगर अगली बात करें साथियों इसी में ज़्यादा जानकारी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 दिसंबर को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF के अगर फुल फॉर्म की बात करें साथियों, तो इसका फुल फॉर्म होगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इसकी अगर हिंदी की बात करें साथियों, तो इसकी हिंदी होगी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, क्या होगी हिंदी? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय
विज्ञान महोत्सव। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अर्थात भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का फुल फॉर्म होगा साथियों, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 दिसंबर 2020 को 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन भाषण देंगे। ठीक साथियों, IISF के बारे में और बात करें साथियों तो IISF जो है ये समाज में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विजनाना भारती के साथ मिलकर याद रखिएगा साथियों, यह कार्यक्रम विजनाना भारती के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। ये जो IISF 2020 का उद्घाटन भाषण होगा साथियों, यह कार्यक्रम विजनाना भारती के साथ मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। साथियों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की कल्पना की गई थी और अगर बात करें तो वर्ष 2015 में इसे शुरू किया गया था साथियों। IISF कार्यक्रम की बात करें तो यह कार्यक्रम साथियों 2015 से शुरू किया गया, जो कि लगातार चलता हुआ चला आ रहा है। IISF विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने जैसा एक उत्सव होगा। इसका उद्देश्य साथियों जनता को विज्ञान से जोड़ना, विज्ञान की खुशी को मनाना और यह दिखाना कि कैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जीवन में सुधार के लिए समाधान उपलब्ध करा सकते हैं। IISF 2020 का लक्ष्य साथियों वैज्ञानिक ज्ञान, रचनात्मक गहन सोच, समस्या समाधान, टीम वर्क पर जोर के साथ युवाओं में 21वीं सदी के कौशल का विकास करना है। इसका साथियों दीर्घकालिक लक्ष्य वैज्ञानिक क्षेत्र में अध्ययन और कार्य के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है साथियों? युवाओं को या विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, ये साथियों हमारी इन्फॉर्मेशन थी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव से रिलेटेड, ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक साथियों, अगली जानकारी है साथियों, अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है कि प्रधानमंत्री 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को भी संबोधित करेंगे। अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है PM मोदी जी 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को, कौन से समारोह को? शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। शताब्दी समारोह का मतलब साथियों इस विश्वविद्यालय का 100 वर्ष पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? 100 वर्ष पूरा हुआ। 100 वर्ष पूरे होने पे शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया साथियों, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 दिसंबर को क्या करेंगे? शताब्दी समारोह को संबोधित करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, अगली इसी में जानकारी की बात करें साथियों तो यह कार्यक्रम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और ये कार्यक्रम साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली माध्यम से अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह 11 बजे संबोधन करने का काम करेंगे। कब? 22 दिसंबर को वर्चुअल माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह 11 बजे संबोधित करेंगे साथियों। कब? सुबह 11 बजे संबोधित करने का काम करेंगे। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में अगर बात करें साथियों,
आयोजन प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी। इसी आयोजन के दौरान साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। क्या करेंगे? एक डाक टिकट भी जारी करने का काम करेंगे। डाक टिकट भी जारी करने का काम करेंगे, जारी करेंगे। ठीक साथियों, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में जब संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी जी साथियों, इसी दौरान नरेंद्र मोदी जी एक डाक टिकट को भी जारी करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति की बात करें तो कौन है साथियों इसके कुलपति? श्री सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और साथियों इस दौरान ये कुलपति भी उपस्थित रहेंगे, साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी उपस्थित रहेंगे। कौन? श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। और बात करें साथियों तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में भारतीय विधान परिषद के एक अधिनियम के माध्यम से एक विश्वविद्यालय बना। कब? 1920 में साथियों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में भारतीय विधान परिषद के अधिनियम के माध्यम से भारतीय विधान परिषद की अधिनियम के माध्यम से अधिनियम का मतलब एक्ट हुआ। ठीक, 1920 में भारतीय विधान परिषद के अधिनियम के माध्यम से यह साथियों विश्वविद्यालय बना। इस अधिनियम के तहत साथियों मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर एक विश्वविद्यालय बना दिया गया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना 1877 में की गई थी। कब? 1877 में। जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना है इसका पूर्व नाम क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल। इसकी स्थापना साथियों 1877 में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था साथियों? सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। कब साथियों? 1877 में इसकी स्थापना की गई थी। और साथियों पूर्व में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम होने से पहले इसका नाम क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल इसका नाम था साथियों 1877 में, जब इसकी शुरुआत सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। इसे साथियों 1920 में इसे 1920 में भारतीय विधान परिषद के एक अधिनियम के माध्यम से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश के साथियों अलीगढ़ शहर में यह विश्वविद्यालय स्थित है और यह साथियों 467.6 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। इसके 3 अन्य परिसर केंद्र मलप्पुरम जो कि केरल में है, एक मुर्शिदाबाद जहांगीरपुर पश्चिम बंगाल में और तीसरा साथियों किशनगंज बिहार में। इसकी 3 ब्रांचें भी हैं। कितनी ब्रांचें? 3 ब्रांचें भी इसकी हैं। ठीक, ये हमारी इन्फॉर्मेशन रही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से रिलेटेड। अगली जानकारी की बात करें साथियों, स्वदेशी खेलों को साथियों बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए
स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल मंत्रालय ने साथियों गतका, ये सभी खेल के नाम हैं क्या साथियों, गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता, एक खेल का नाम है थांग ता। और अगर बात करें साथियों मलखंब को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया। 3 खेलों को शामिल किया गया साथियों, गेम्स 2021 में शामिल किया गया। स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए साथियों खेल मंत्रालय ने क्या किया, एक खेल का नाम है गतका, दूसरा है क्या नाम है साथियों, कलारीपयट्टू और तीसरे का नाम है थांगता और चौथा नाम है मलखंब साथियों। इन 4 खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल करने का फैसला किया है। कौन से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साथियों गतका, कलारीपयट्टू, थांगता, मलखंब, इन 4 खेलों को साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल करने का काम किया है। इसमें अगर और बात करें साथियों तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है यह साथियों हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स साथियों हरियाणा में आयोजित किया जाएगा 2021 का। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा साथियों कहाँ, हरियाणा में किया जाएगा। 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी खेल मंत्रालय ने इसमें दिया है साथियों इसके बारे में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत में स्वदेशी खेलों की एक समृद्ध विरासत है। इन खेलों को संरक्षित करना, प्रोत्साहन देना और लोकप्रिय बनाना खेल मंत्रालय की प्राथमिकता होती है। खेलो इंडिया गेम्स से बेहतर दूसरा कोई मंच नहीं है जहां इन खेलों के खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इसकी बहु लोकप्रियता है। इसका प्रसारण देश भर के स्टार स्पोर्ट्स द्वारा किया जाएगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में योगासन के साथ ये 4 प्रतिस्पर्धाएं देश के खेल उत्साही दर्शकों और युवाओं को अपनी ओर अधिक ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगी। ये बात कौन कहा साथियों, हमारे कौन साथियों, खेल मंत्री, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी। अगली न्यू इन्फॉर्मेशन की बात करें साथियों, अगली नई इन्फॉर्मेशन, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगली इन्फॉर्मेशन है साथियों कि महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट के लिए एक यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल नियमों को मंजूरी दी है। अगली जानकारी है महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट के लिए
महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट के लिए नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल नियमों को मंजूरी दी। कंट्रोल नियमों को मंजूरी दी। जानकारी है साथियों कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, रियल एस्टेट के लिए साथियों नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल के नियमों को मंजूरी दी है। साथियों महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन को मंजूरी दी है। ठीक साथियों, यह नियम एक समान शीट इमारतों की ऊंचाई से लेकर सड़कों की चौड़ाई और सुख सुविधा स्पेस के आकार तक सब कुछ निर्दिष्ट करेगा। इस नियम के अंतर्गत क्या होगा साथियों, इमारतों की ऊंचाई भी देखी जाएगी, साथ ही साथ सड़कों की चौड़ाई क्या है और इसके अंतर्गत क्या सुख सुविधा मिल पा रही है, साथ ही साथ साथियों स्पेस के आकार तक सब कुछ इसके अंतर्गत दिया जाएगा। नियमों को यह नया सेट मुंबई और कुछ निकटवर्ती क्षेत्र जैसे साथियों हिल स्टेशन, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और निर्दिष्ट नियम क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य के सभी नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों पर यह नियम लागू किया जाएगा। ठीक साथियों यह कवायद आवास परियोजनाओं के स्टॉक को बढ़ाने में मदद करेगा और व्यापार करने में आसानी के साथ साथ डेवलपर्स को अपने संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करने का भी काम करेगा। साथियों हम लोग महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के अगर साथियों राज्यपाल अर्थात गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल अर्थात गवर्नर या राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी क्या हैं, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल अर्थात गवर्नर हैं। ठीक साथियों, और उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगली नई जानकारी की बात करें साथियों, अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है कि नॉर्वे ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया अर्थात MOU साइन किया है। अगली नई जानकारी है कि नॉर्वे ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ नॉर्वे ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन अर्थात MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नॉर्वे ने साथियों स्वच्छ गंगा मिशन, भारत में जो साथियों स्वच्छ गंगा मिशन अर्थात नदियों को स्वच्छ करने का जो एक कार्यक्रम चलाया गया है स्वच्छ गंगा मिशन, इसी के साथ साथियों क्या किया, समझौता ज्ञापन अर्थात MOU साइन करने का काम किया गया है। साथियों नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमिक रिसर्च ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन की थिंक टैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। नॉर्वे की बात करें साथियों तो यह क्या है, नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च, इसका पूरा क्या नाम है, नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमिक रिसर्च।
बायो इकोनॉमी रिसर्च, ये साथियों किसके साथ? स्वच्छ गंगा मिशन, क्या स्वच्छ कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए साथियों स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के थिंक टैंक के साथ क्या किया साथियों? समझौता ज्ञापन। साथियों इस पहल के माध्यम से नॉर्वे भारत के साथ विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण की रोकथाम में संबंधों को मजबूत करेगा। साथियों यह अगर बात करें MOU जो हस्ताक्षर हुआ, MOU साइन हुआ, यह 10 से 15 दिसंबर 2020 तक आयोजित भारत जल प्रभाव 2020 के 5वें संस्करण के दौरान किया गया। यह समझौता ज्ञापन साथियों जो हुआ, समझौता ज्ञापन कब हुआ साथियों? 10 से 15 दिसंबर के बीच जो आयोजित की गई थी, क्या? भारत जल प्रभाव 10 से 15 दिसंबर 2020 को भारत जल प्रभाव के 5वें संस्करण के दौरान किया गया। साथियों यह जो समझौता ज्ञापन किया गया, यह कब किया गया? 10 से 15 दिसंबर 2020 को साथियों जो भारत जल प्रभाव 2020 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया था, इसी दौरान साथियों यह MOU साइन किया गया। कौन सा? नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमिक रिसर्च के साथ स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के लिए साथियों समझौता ज्ञापन किया गया। यह कार्यक्रम साथियों नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा सह आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा साथियों? एक सेकेंड, यह कार्यक्रम साथियों नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और साथियों सेंटर फॉर गंगा रिवर और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा सह आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम साथियों किसके द्वारा? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ठीक साथियों, इसके अंतर्गत और बात करें साथियों तो नॉर्वे की मुद्रा की बात करें तो नॉर्वेजियन क्रोन नॉर्वे की मुद्रा होगी। नॉर्वे की बात करें साथियों तो नॉर्वे के देश के बारे में हम लोग और जानकारी अगर इकट्ठा करें तो नॉर्वे देश की साथियों मुद्रा की बात करें अगर तो यहाँ की मुद्रा क्या होगी? नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की मुद्रा है। नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की मुद्रा है। और अगर राजधानी की बात करें साथियों, राजधानी की बात करें तो ओस्लो यहाँ की राजधानी है। कहाँ की? नॉर्वे की राजधानी क्या है साथियों?
ओस्लो है। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री की बात करें साथियों तो एर्ना सोलबर्ग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। एर्ना सोलबर्ग, एर्ना सोलबर्ग कहाँ के? नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं। नॉर्वे देश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे साथियों, तो नॉर्वे देश की अगर मुद्रा की बात करें, नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की मुद्रा है और राजधानी ओस्लो है साथियों। नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो है और यहाँ का साथियों नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो एर्ना सोलबर्ग, क्या नाम है? एर्ना सोलबर्ग जी नॉर्वे देश के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। ठीक साथियों, और साथियों नॉर्वे देश के अगर सबसे बड़े नगर की बात करें, नॉर्वे देश के अगर सबसे बड़े नगर की बात करें तो इसमें भी राजधानी और ओस्लो, राजधानी जो ओस्लो है वही, यही साथियों ओस्लो ही नॉर्वे देश का सबसे बड़ा नगर है। क्या है? नॉर्वे देश का सबसे बड़ा नगर है। ठीक साथियों, अगली नई जानकारी की बात करें साथियों तो इंडिया कोस्ट गार्ड के OPV सुजीत को गोवा में किया गया कमीशन। इंडियन कोस्ट गार्ड के, अगली नई जानकारी है, इंडियन कोस्ट गार्ड के OPV सुजीत को गोवा में किया गया कमीशन। गोवा में किया गया कमीशन। क्या जानकारी है साथियों कि इंडियन कोस्ट गार्ड के OPV सुजीत को गोवा में क्या किया गया? कमीशन किया गया। साथियों भारतीय तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड OPV श्रृंखला के 5 में से दूसरे ऑफशोर पेट्रोल वेसल। OPV का फुल फॉर्म क्या होगा साथियों? ऑफशोर पेट्रोल वेसल, यह OPV का फुल फॉर्म होगा ऑफशोर पेट्रोल वेसल। साथियों सुजीत को गोवा के वास्को टाउन में राजकुमार सचिव, रक्षा उत्पाद के सचिव द्वारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कमीशन किया गया। ठीक साथियों, किसके द्वारा? गोवा के वास्को टाउन में इन्हें साथियों कहाँ कमीशन दिया गया? गोवा के वास्को टाउन में राजकुमार रक्षा उत्पाद के सचिव हैं साथियों। कौन है? सचिव हैं रक्षा उत्पाद के, रक्षा उत्पाद के सचिव द्वारा गोवा के शिपयार्ड लिमिटेड में क्या किया गया साथियों? इन्हें कमीशन दिया गया। पोत को GSL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये जो साथियों पोत है जिसका नाम ऑफशोर पेट्रोल वेसल है साथियों, यह पोत को कैसे डिजाइन किया गया है? स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया और इसे डिजाइन किया गया साथियों। इस श्रृंखला का पहल जहाज ICG शिप साथियों सचेत को मई 2020 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कमीशन किया गया था। इस पोत को भारतीय तटरक्षक महानिदेशक के नटराजन और अन्य की उपस्थिति में कमीशन किया गया। ठीक साथियों, अब इसी में हम बात करें साथियों तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? तो कृष्ण स्वामी नटराजन इसके निदेशक हैं। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन है साथियों?
कृष्ण स्वामी नटराजन। कृष्ण स्वामी नटराजन। कृष्ण स्वामी नटराजन साथियों भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। और साथियों अगर भारतीय तटरक्षक बल के मुख्यालय की बात करें अर्थात हेडक्वार्टर की, भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है साथियों? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय तटरक्षक बल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक, ये हमारी साथियों इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली नई जानकारी की बात करें तो देश में साथियों बनी इंटरसेप्टर बोट C-454 को कोस्ट गार्ड में क्या किया गया? कमीशन किया गया। अगली नई जानकारी है। देश में बनी इंटरसेप्टर बोट इंटरसेप्टर बोट जिसका नाम क्या रखा गया साथियों? C-454 को कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया। साथियों देश की बनी इंटरसेप्टर बोट जिसका नाम C-454 है को कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया। साथियों लॉर्सन एंड टुब्रो के हजीरा प्लांट में निर्मित यह बोट कहाँ बनाई गई साथियों? जिस बोट का नाम C-454 है यह लॉर्सन एंड टुब्रो के हजीरा प्लांट में निर्मित की गई। लॉर्सन एंड टुब्रो की हजीरा प्लांट में साथियों इसका निर्माण किया गया। इंटरसेप्टर बोट C-454 को भारतीय तटरक्षक बल के कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट के नियंत्रण में गुजरात द्वारा संचालित किया जाएगा। साथियों इसे सूरत के पुलिस आयुक्त अजय तोमर द्वारा कमीशन किया गया था। ये जो साथियों बोट है जिसका नाम C-454 है इसे सूरत के पुलिस आयुक्त अजय तोमर के द्वारा इसे साथियों क्या किया गया था? कमीशन किया गया था। अजय तोमर के द्वारा कमीशन किया गया। अजय तोमर के द्वारा इसे क्या किया गया साथियों? कमीशन किया गया। और अगर बात करें साथियों तो यह इंटरसेप्टर नाव L&T जेट्टी हजीरा द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित की गई है। गहरे पानी में साथियों काम करने की क्षमता रखने वाली बोट की 45 समुद्री मील की अधिकतम गति है। इसकी गति कितनी है साथियों? 45 समुद्री मील इसकी गति है। इसकी अगर गति की बात करें तो 45 समुद्री मील इसकी क्या है? गति है साथियों, स्पीड है। ठीक साथियों पोत की अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरणों के साथ सुसज्जित किया गया है। किसके साथ?
अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरणों के साथ सुसज्जित किया गया है, जो उच्च गति इंटरसेप्टर, करीबी तटगश्ती, कम गहनता वाले समुद्री ऑपरेशन, खोज और बचाव और समुद्री निगरानी के लिए निर्मित की गई है। इस साथियों जहाज़ को किसके लिए? करीबी तटगश्ती के लिए, कम गहनता वाले समुद्री ऑपरेशन के लिए, खोज और बचाव के लिए, साथ ही साथ समुद्री निगरानी के लिए इसका निर्माण किसका? इंटरसेप्टर बोट C454 का निर्माण किया गया है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली नई इन्फॉर्मेशन है कि S&P ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के GDP संकुचन के पूर्वानुमान को संशोधित कर दिया है। अगली इन्फॉर्मेशन है कि S&P ने वित्त वर्ष 2021 में S&P ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के GDP संकुचन के पूर्वानुमान को संशोधित कर दिया। संकुचन के पूर्वानुमान को कितना किया साथियों? 7.7%। भारत की GDP वित्त वर्ष 2021 की GDP के लिए कितना बताया गया साथियों? पूर्वानुमान दिया गया 7.7% रहेगी। GDP का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो ग्लोबल रेटिंग पूर्व स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, यह साथियों ग्लोबल रेटिंग जो दिया वित्त वर्ष 2021 की जो रेटिंग दी गई, कौन दिया साथियों? S&P ग्लोबल रेटिंग पूर्व स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के द्वारा यह ग्लोबल रेटिंग दिया गया। ठीक साथियों, इसने ग्लोबल रेटिंग जारी किया साथियों कि GDP वृद्धि में अपने पूर्वानुमान 9% में संशोधित कर बढ़ाकर 7.7 कर दिया गया। यह साथियों कम संकुचन दर, बढ़ती मांग और कोविड संक्रमण दर गिरने पर आधारित है। इसके अलावा साथियों अमेरिका स्थित S&P रेटिंग एजेंसी ने भारत के विकास को अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 को रिकवरी कर 10% तक रहने का अनुमान दिया गया है। साथियों यह जो S&P ग्लोबल रेटिंग है, यह अमेरिका की साथियों एक रेटिंग एजेंसी है जो साथियों वित्त वर्ष भारत का वित्त वर्ष 2020-21 जो है साथियों 2020-21 के लिए क्या बताया गया? इसका पूर्वानुमान भारत की GDP के लिए 7.7% रहा। और साथियों इसी में यह भी बताया गया कि अनुमान ऐसा लगाया गया कि भारत का वित्त वर्ष जो 21-22 रहेगा वह रिकवर करके 10% के आसपास पहुंच सकता है, या 10% भारत की GDP पहुंच सकती है। ठीक साथियों, अमेरिका की ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है S&P, इसी ने यह अनुमान लगाया है। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली नई जानकारी है, एक सेकेंड, अगली जानकारी है साथियों कि RBI ने उदय कोटा को फिर से नियुक्त किया कोटक महिंद्रा बैंक का MD। RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने उदय कोटा को
उदय कोटक, आरबीआई ने उदय कोटक को फिर से कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी नियुक्त किया गया। साथियों, उदय कोटा, क्या नाम है? उदय कोटा को कोटक महिंद्रा बैंक का साथियों क्या एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने साथियों कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उदय कोटा की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो साथियों 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी। इनकी नियुक्ति जो होगी साथियों, उदय कोटा जी की नियुक्ति 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी। मतलब 1 जनवरी 2021 से ये एमडी के पद पर फिर से नियुक्त हो जाएंगे। ठीक साथियों, अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। साथियों, कोटक बैंक के संस्थापक, प्रबंध निदेशक और प्रमोटर हैं। ये साथियों अगर बात करें उदय कोटक जी, तो उदय कोटक जी कोटक महिंद्रा बैंक के क्या हैं? बैंक के संस्थापक हैं साथियों, संस्थापक, प्रबंध निदेशक और प्रमोटर भी हैं। संस्थापक, प्रबंध निदेशक और साथियों ये क्या हैं? प्रमोटर भी हैं, ठीक साथियों। उदय कोटक जी साथियों कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक, प्रबंध निदेशक और प्रमोटर भी हैं। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो इसके अतिरिक्त आरबीआई ने अंशकालिक चेयरमैन प्रकाश आप्टे और दीपक गुप्ता को 3 साल की अवधि के लिए बैंक का संयुक्त एमडी नियुक्त करने की भी मंजूरी दी है। किसे साथियों? प्रकाश आप्टे को आरबीआई ने ही साथियों प्रकाश आप्टे को और प्रकाश आप्टे के साथ साथ दीपक गुप्ता को साथियों 3 साल की अवधि के लिए, दीपक गुप्ता को साथियों 3 साल की अवधि के लिए बैंक का संयुक्त एमडी नियुक्त करने की भी मंजूरी दी है। ठीक साथियों, कौन? आरबीआई ने। अब साथियों कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में की गई साथियों। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब की गई? 2003 में इसकी स्थापना की गई। और कोटक महिंद्रा बैंक के अगर मुख्यालय की बात करें साथियों, तो इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय बॉम्बे अर्थात महाराष्ट्र में है। बॉम्बे अर्थात महाराष्ट्र में कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय है। और कोटक महिंद्रा बैंक के अगर टैगलाइन की बात करें साथियों, तो इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। इसकी टैगलाइन की बात करें लेट्स मेक मनी सिंपल। कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है साथियों लेट्स मेक मनी सिंपल। ये कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है और इसकी स्थापना 2003 को की गई साथियों। और मुख्यालय की बात करें तो बॉम्बे अर्थात महाराष्ट्र में कोटक महिंद्रा बैंक का क्या है? मुख्यालय है। ठीक साथियों, और साथियों ये जो उदय कोटा को फिर से कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इनका यह पद साथियों 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। उदय कोटा जी साथियों कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक, प्रबंध निदेशक और प्रमोटर भी हैं। ठीक।
अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली नई जानकारी है कि UNEP ने साल 2020 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की घोषणा की। अगली जानकारी की बात करें, UNEP ने वर्ष 2020 में UNEP ने वर्ष 2020 के चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की घोषणा की। UNEP ने साथियों वर्ष 2020 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार का ऐलान किया है। ठीक साथियों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होगा इसका, अर्थात UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम क्या कहेंगे, UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी हिंदी होगी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसकी हिंदी होगी साथियों, ने साल 2020 में चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड के 6 पुरस्कारों का ऐलान किया है, जो UN का सर्वोच्च सम्मान पर्यावरण सम्मान पुरस्कार है। साथियों इसने 6 पुरस्कारों का ऐलान किया है। UNEP ने साथियों 6 पुरस्कारों का ऐलान किया है, 6 पुरस्कारों का ऐलान किया, जो कि साथियों UN का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। क्या है? सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। क्या है साथियों? 6 पुरस्कारों का ऐलान UNEP अर्थात UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा 6 पुरस्कारों का ऐलान किया गया, जो कि साथियों UN की बात करें तो UN का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। ठीक साथियों, चैंपियन को पर्यावरण और उनके नेतृत्व से पृथ्वी और इसके निवासियों की ओर से साहसिक और निर्णायक कार्रवाई का आग्रह करने के लिए उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए चुना गया है। ठीक साथियों, किसके लिए? जो भी लोग साथियों पर्यावरण और उसके नेतृत्व से, पर्यावरण के नेतृत्व से पृथ्वी और उन व्यक्तियों के नेतृत्व से पृथ्वी और इसके निवासियों की ओर से साहसिक और निर्णायक कार्रवाई का आग्रह करने के लिए उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया, इस सम्मान के लिए चुने जाने का काम किया गया है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें, इसके अलावा अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है साथियों, नई जानकारी। अगली नई जानकारी है साथियों कि ओम बिरला ने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। ओम बिरला ने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर
संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर ओम बिरला ने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का विमोचन किया। बता रहा हूँ पुस्तक के बारे में। एक पुस्तक का विमोचन किया। ओम बिरला ने साथियों संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर, कौन सी 19वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक का विमोचन किया। कब साथियों? 13 दिसंबर को। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन साथियों 13 दिसंबर को किया। कब किया? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को ओम बिरला जी ने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर इस पुस्तक का विमोचन किया। और साथियों 2001 के हमले में द शौर्य अनबॉन्ड, पुस्तक का क्या नाम है साथियों? द शौर्य अनबॉन्ड। द शौर्य अनबॉन्ड अंग्रेजी संस्करण है साथियों। यह इसका क्या है? अंग्रेजी संस्करण है। दोनों संस्करणों में इसे दिया गया, अंग्रेजी संस्करण। और अगर हिंदी संस्करण की बात करें तो इसका हिंदी संस्करण क्या है साथियों? समुंदर सामवे बूंद में। इसका हिंदी संस्करण है साथियों समुंदर सामवे बूंद में। यह इसका हिंदी संस्करण है। क्या है? हिंदी संस्करण इसका है साथियों। द शौर्य अनबॉन्ड ये अंग्रेजी संस्करण है इस पुस्तक का, जो इन्होंने 13 तारीख को विमोचन किया। और समुंदर सामवे बूंद में ये इस पुस्तक का क्या है? हिंदी संस्करण है। क्या है साथियों? हिंदी संस्करण है। साथियों पुस्तक का विमोचन किया। इस हमले में 5 आतंकवादियों सहित 14 लोगों की मौत हुई थी। ये जो साथियों हमला हुआ था, कौन सा? 19वीं वर्षगांठ संसद में हमला हुआ था साथियों। इस दौरान अगर बात करें तो 5 आतंकवादियों सहित 14 लोगों की मौत की गई थी। अगर आतंकवादियों की बात करें तो 5 आतंकवादियों के साथ 14 लोगों की मौत हुई थी। दो 2001 में यह हमला किया गया था साथियों। ये हमला जो किया गया था संसद हमला, यह 2001 में किया गया था। कब? 2001 में किया गया था। किया गया हमला, संसद हमला जो हुआ था 2001 में किया गया था। इस दौरान साथियों हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका? ओम बिरला जी। इन्होंने एक पुस्तक का 13 दिसंबर को विमोचन किया जिसका नाम द शौर्य अनबॉन्ड, जिसका अंग्रेजी संस्करण। और हिंदी संस्करण की बात करें तो समुंदर सामवे बूंद में, ये इनका हिंदी संस्करण है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि 49वां विजय दिवस कब मनाया गया। तो साथियों 49वां विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया। विजय दिवस के रूप में साथियों 16 दिसंबर प्रत्येक वर्ष साथियों 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाए जाने का काम किया जाता है। कौन सा? प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाए जाने का काम किया जाता है। विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष साथियों 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों
इस वर्ष साथियों 2020 में 49वां विजय दिवस के रूप में मनाया गया। वो साथियों जो 2020 में विजय दिवस मनाया गया साथियों, यह 2020 में 49वां विजय दिवस मनाया गया। 49वां विजय दिवस मनाया गया। कौन सा 49वां विजय दिवस मनाया गया साथियों? विजय दिवस 1971 में के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय में भारतीय वीर पुरुषों की सेवा, वीरता और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। साथियों 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस दौरान भारत की विजय हुई थी। किसकी? भारत की विजय हुई थी। उस दौरान साथियों जो भी वीर पुरुष इस सेवा में शहीद हुए थे या वीरता को प्राप्त हुए थे या बलिदान को, उनकी साथियों उन सभी वीर पुरुषों की सेवा के लिए, उनकी वीरता और उनके बलिदान को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को साथियों विजय दिवस के रूप में मनाए जाने का काम किया जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच साथियों 3 दिसंबर को शुरू हुआ 1971 का युद्ध 13 दिनों तक चला था। यह साथियों युद्ध कब 3 दिसंबर को शुरू हुआ था। 3 दिसंबर को शुरू हुआ था साथियों 1971 का युद्ध जो हुआ, इसमें साथियों 13 दिनों तक यह युद्ध चला था। 16 दिसंबर को पाकिस्तान द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद इसकी समाप्ति की आधिकारिक घोषणा की गई थी। ठीक साथियों, 16 दिन के बाद 16 दिसंबर को 13 दिन के बाद साथियों पाकिस्तान खुद आत्मसमर्पण कर दिया था भारत के सामने अपने आप को, जिसके बाद 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाए जाने का काम किया जाने लगा भारत की तरफ से। इस दिन साथियों 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्त वाहिनी के समक्ष बिना शर्त समर्पण कर दिया था। अर्थात कोई भी शर्त नहीं थी उनके समर्पण की, बिना किसी शर्त के ही जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख थे साथियों, जिनका नाम ए खान नियाजी था, वो 93,000 सैनिकों के साथ अपने आप को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के। साथ ही इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था। ये जो 1971 का युद्ध हुआ था साथियों, इस युद्ध के बाद ही जो पूर्वी पाकिस्तान था साथियों, जो वर्तमान का अब बांग्लादेश बना हुआ है। ठीक, बांग्लादेश बना हुआ है। अगली जानकारी है साथियों, अगली नई जानकारी कि पद्म विभूषण से सम्मानित एरोस्पेस वैज्ञानिक रोडम नरसिंहा का निधन हो गया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पद्म विभूषण से सम्मानित नई जानकारी है साथियों, सॉरी, पद्म विभूषण से सम्मानित एरोस्पेस वैज्ञानिक रोडम नरसिंहा का निधन हो गया। निधन हो गया साथियों। पद्म विभूषण से सम्मानित एरोस्पेस वैज्ञानिक रोडम नरसिंहा का निधन हो गया। प्रख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित रोडम नरसिंहा का निधन हुआ साथियों। उन्होंने साथियों प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवाएं भी दिया है। किसमें साथियों? भारतीय प्रतिष्ठान साथियों, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान में इन्होंने अपनी सेवा दी साथियों, जहां उन्होंने 1962 से 1999 तक एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा दी थी। किसकी साथियों? एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ये कब तक साथियों भारतीय विज्ञान संस्थान में दिए थे? 1962 से 1999 तक, काफ़ी लंबे टाइम तक, 1999 तक साथियों, 1962 से 1999 तक ये साथियों
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा भारतीय विज्ञान संस्थान में ये देने का काम किए थे। साथियों 1984 से 1993 तक राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला के निर्देशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। रोडम नरसिंहा जी साथियों 1984 से 1993 तक 1984 से 1993 तक कहाँ साथियों? राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला जिसे हम लोग साथियों इंग्लिश में नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज। नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज में भी साथियों इन्होंने निदेशक के रूप में कार्य किया। कौन? रोडम नरसिंहा जी। 1984 से 1993 तक साथियों राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला अर्थात नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज में इन्होंने कार्य किया। साथ ही साथ साथियों भारतीय विज्ञान संस्थान में 1962 से 1999 तक इन्होंने एयरोस्पेस वैज्ञानिक के रूप में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा भी इन्होंने देने का काम किया। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर एरिक फ्रिकमैन का निधन हो गया। ये जानकारी मैंने आपको दे चुका, ये जानकारी मैं पहले ही आप लोगों को दे चुका हूँ। अगली इन्फॉर्मेशन की बात करें साथियों, अगली नई जानकारी है और अंतिम जानकारी अगली नई जानकारी की बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया साथियों नई डिजिटल भुगतान ऐप डेक पे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च की नई डिजिटल भुगतान ऐप डेक पे की शुरुआत की। कौन साथियों? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने नई डिजिटल भुगतान ऐप डेक पे की शुरुआत की। किसकी? डेक पे की शुरुआत की। साथियों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डाक विभाग के साथ मिलकर, यह साथियों जो ऐप लॉन्च किया गया है किसके साथ? डाक विभाग के साथ मिलकर, डाक विभाग के साथ मिलकर साथियों यह ऐप डेक पे ऐप को लॉन्च किया गया। और साथियों पूरे भारत में आखिरी कोने तक डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के प्रयास से 15 दिसंबर 2020 को इसका नामांकन किया गया। डेक पे का साथियों नामांकन कब किया गया? 15 दिसंबर 2020 को इसका नामांकन किया गया। 15 दिसंबर 2020 को साथियों इसका नामांकन किया गया। और अगर बात करें साथियों नाम एवं डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस ऐप को साथियों केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया। इसे साथियों कौन लॉन्च किया? केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे लॉन्च किया। डेक पे को किसे लॉन्च किया साथियों? रविशंकर प्रसाद ने।
रविशंकर प्रसाद ने इस ऐप को लॉन्च करने का काम किया। साथियों, ऐप डैग पे DOP और IPPB के ग्राहकों को आसान डिजिटल लेनदेन और अन्य बैंकिंग और डाक सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा। यह साथियों इनोवेटिंग ऐप लोगों को आसानी से पैसे ट्रांसफ़र करने और प्राप्त करने में मदद करेगा, और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो पोस्टमैन की सहायता से इस ऐप पर पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं। किसके? पोस्टमैन की सहायता से भी इस ऐप पर पैसे का लेन देन कर सकते हैं। डैग पे सिर्फ एक डिजिटल भुगतान ऐप नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए देश भर के विश्वसनीय डाक नेटवर्क के माध्यम से इंडिया पोस्ट और IPPB द्वारा प्रदान की गई डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग का एक सेट भी है। ठीक साथियों, अब अगर इसी में और इन्फॉर्मेशन की बात करें साथियों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथियों MD एंड CEO की बात करें, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथियों किसकी? MD एंड CEO की बात करें, MD एंड CEO। MD का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे वेंकटरम जी क्या हैं? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO हैं। और साथियों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथियों अगर बैंकिंग विनिमय इसकी स्थापना साथियों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 22(2) के तहत इसे स्थापित किया गया। किसके द्वारा साथियों इसकी स्थापना की गई? बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत साथियों इसकी स्थापना की गई। और साथियों अगर बात करें इसका मुख्यालय, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली अर्थात न्यू दिल्ली में साथियों। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? नई दिल्ली अर्थात न्यू दिल्ली में है। ठीक साथियों, ये साथियों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन थी जिसने डैग पे ऐप को लॉन्च किया। ठीक साथियों, तो साथियों ये हम लोगों की आज करंट अफेयर की क्लास है साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होती है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आजकल के साथियों समय में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चनों का ट्रेंड किस प्रकार से है साथियों, इसका पहले अच्छे से एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन देने का काम किया जाता है। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लासें अच्छी लगी होंगी और क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते भी होंगे। और क्लास कैसी लगी साथियों इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। साथ ही साथ साथियों क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, प्रत्येक जगह क्लासों को शेयर किया करिए जिससे कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक भी आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंच सके और उनके भी करियर में अपनी कुछ भूमिका निभा सके। ठीक साथियों, और क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में करके आप लोग ज़रूर दिया करिए, ज़रूर से ज़रूर प्रतिक्रिया दिया करिए। अगर आप लोगों का कोई सुझाव भी है साथियों तो आप अपने सुझाव को भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें दे सकते हैं। ठीक साथियों, तो ठीक है फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।